हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि एक एंगुलर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रन करेंगे और एंगुलर के कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने एंगुलर के कुछ फीचर्स लिस्ट आउट किया है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो इस एंगुलर के थ्रू हम अपना एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पेज व्यू डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसपी सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब आप एक ही पेज में एक से ज़्यादा कंटेंट शो करके अपना एप्लीकेशन बना सकते हो। तो जनरली मल्टी पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप एक यूआरएल के थ्रू नेविगेट करते हो तो वो आपको एक दूसरा पेज का व्यू दिखाता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप एक ही पेज में अपना कंटेंट को चेंज करके बहुत सारे व्यूज बना सकते हो। नेक्स्ट ये एंगुलर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है। तो एंगुलर HTML यूज करता है, वो स्टाइल स्क्रिप्ट के लिए CSS यूज करता है। और भी लैंग्वेज स्टाइल स्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारे पास ऑप्शन में है, तो हम क्रिएट करने का टाइम देखेंगे। नेक्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट। तो हम लॉजिक के लिए टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट की तरह सेम ही है। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट पता है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम इस वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट का कुछ बेसिक्स ही कवर करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है MVC आर्किटेक्चर। तो अगर आप ऑलरेडी बैकएंड में MVC आर्किटेक्चर में काम किए हो तो आपको पता होगा। तो ये सिंपली MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोल। तो मॉडल हमारा डाटा मॉडल स्टोर करता है और व्यू हमारा पेज का व्यू किस तरह से डिस्प्ले होगा उसका कोड स्टोर करता है। और कंट्रोलर हमारा कोड का लॉजिक रखता है। तो कंट्रोलर भी मॉडल और व्यू के थ्रू एक मीडियम की तरह काम करता है। तो ये तीनों को मिला के होता है MVC आर्किटेक्चर जो कि एंगुलर फॉलो करता है। और लास्ट फीचर ये है कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है। तो इसके थ्रू हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम विंडोज़ में एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइनक्स में बना सकते हैं, मैक में बना सकते हैं और ये एंगुलर एप्लीकेशन मोबाइल में भी रन हो सकता है जो कि एंड्रॉयड यूज करता है। तो ये था कुछ बेसिक्स फीचर्स एंगुलर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगुलर सेटअप। तो हम अपना लोकल सिस्टम में एंगुलर कैसे सेटअप करेंगे। तो लोकल सिस्टम में हमारा ये 4 चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम एंगुलर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है node.js। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी node.js है तो आप चेक कर सकते हो, नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो नोड का वर्जन चेक करने के लिए आप सिंपली इधर चेक कर सकते हो node-v। तो ये आपका सिस्टम में जो नोड इंस्टॉल है उसका वर्जन देगा। तो मेरे सिस्टम में 12 वर्जन इंस्टॉल है तो ये 12 वर्जन दे दिया। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये कुछ एरर देगा कि नोड कमांड नॉट फाउंड। अगर आपका ये वर्जन रिटर्न कर रहा है तो मतलब ऑलरेडी आपके सिस्टम में नोड अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा इंस्टॉल नोड और जो पहला साइट है इसमें जा सकते हो। तो ये है नोड का ऑफिशियल साइट, तो इधर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ऐसे ऑप्शन है जैसे कि हम पैकेज मैनेजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली ये वाला कोड को कॉपी करके आप अपना पावर सेल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हो, तो वो आपके लिए इंस्टॉल करेगा नोड। नहीं तो इधर आप प्री बिल्ट इंस्टॉलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे एक फाइल प्रोवाइड करता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। और इधर आप चूज भी कर सकते हो कि आपको नोड का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो जनरली वर्जन 12 के ऊपर जितने भी वर्जन है वो एंगुलर को सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो और 64 बिट या 86 ये भी चूज कर सकते हो। लास्ट में इसको डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद वही आपका सेम नोड वर्जन चेक करना है, अगर आ गया तो आपका सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट जो सेकेंड इंस्टॉल करना है वो है npm। तो जब हम नोड इंस्टॉल किए थे तो ये जनरली क्या करता था, हमारे लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन रन होगा, एंगुलर एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में रन हो सकता है। और ये npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। तो हम अपना एंगुलर में जितने भी पैकेज के साथ डील करेंगे वो ये नोड पैकेज मैनेजर हैंडल करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए
आप ये कमांड यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लेना आपके सिस्टम में ऑलरेडी npm है कि नहीं। तो चेक करने के लिए वही सेम npm-v, तो ये आपका नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन दे देगा अगर इंस्टॉल है। तो मोस्टली आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो गया होगा, क्योंकि अगर हम नोड में जाएंगे, नोड का साइट में, तो इधर लिखा हुआ है node.js ऑलरेडी इंक्लूड्स npm। तो जब आप नोड को इंस्टॉल किए थे तो npm भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो ही गया होगा। अगर कोई केस में आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली ऐसे ही इंस्टॉल npm सर्च करना और पहला साइट में जाना। तो इधर आप देख सकते हो वही सेम कमांड npm install -g npm, तो इसके थ्रू npm इंस्टॉल हो जाएगा अगर इंस्टॉल नहीं है। नहीं तो आप सिंपली चेक कर सकते हो, अगर इंस्टॉल है तो आपको इसका वर्जन रिटर्न हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है वो है इंस्टॉल एंगुलर CLI ग्लोबली। तो नेक्स्ट हमको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है, जिसका कमांड ये है। तो इसके लिए भी सेम वही आपको जाना है, सर्च करना है इंस्टॉल एंगुलर, जो पहला साइट है इसमें जाना है। तो इधर आपको मिल जाएगा आपका एंगुलर का CLI का कमांड। तो ये है एंगुलर CLI कमांड। इसको आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंगुलर CLI इंस्टॉल कर सकते हो। तो इधर क्या है npm, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले इंस्टॉल किए थे नोड पैकेज मैनेजर, उसके थ्रू हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और इधर एक कमांड है -g। तो -g कमांड ये रेफर करता है कि ये जो एंगुलर CLI है ये आपका सिस्टम में ग्लोबल इंस्टॉल होगा। अगर आप ये -g को यूज नहीं करोगे तो ये सिर्फ उसी फोल्डर में इंस्टॉल होगा जहाँ पर आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है। तो आपको -g करना है और एंगुलर CLI इंस्टॉल करने से आपका एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हो कि @17, तो ये क्या है कि एंगुलर का वर्जन है। तो आप जो भी वर्जन यूज करना चाहोगे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप कुछ भी वर्जन इधर प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट वर्जन जो एंगुलर का होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो @ और आपका वर्जन चूज कर सकते हो। तो एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के बाद आप चेक कर सकते हो एंगुलर का वर्जन। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा ng वर्जन। तो ये आपको आपका सिस्टम में कौन सा एंगुलर वर्जन है वो देगा। तो इधर आप देख सकते हो मेरे पास एंगुलर CLI का 13 वर्जन है, तो ये आ गया। और इसके साथ साथ नोड का वर्जन भी आ गया और npm का वर्जन भी आ गया। तो एक बार एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये तीनों आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है वो क्या है, इंस्टॉल VS कोड फॉर कोड एडिटर। तो जनरली हम एंगुलर कोड लिखने के लिए VS कोड यूज करते हैं। तो अगर आपको और कोई कोड एडिटर चाहिए आप जनरली यूज करते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए सिंपली वही ऐसे ही सेम इंस्टॉल VS कोड सर्च करना, जो पहला साइट है। तो इसमें आपको आ जाएगा। तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चूज कर सकते हो और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये था कैसे एंगुलर का सेटअप करेंगे हमारा सिस्टम में। तो ये सब इंस्टॉल होने के बाद हम एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट कहाँ पर करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर पर। तो आप जनरली आप अपना फोल्डर चूज कर सकते हो कौन सा फोल्डर में आप एंगुलर प्रोजेक्ट को स्टोर करोगे। सपोज मेरे पास में ये फोल्डर में चूज करना चाहूँगा, तो आप सिंपली अपना फाइल एक्सप्लोरर में उस फोल्डर पे जाना। तो इधर आपका दो तरीका है, या तो आप इधर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके cd कमांड टाइप करके आप उस फोल्डर तक नेविगेट कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर सकते हो। तो सिंपली उसको ओपन करने के लिए इधर cmd टाइप करना पड़ेगा और एंटर करने से यही फोल्डर, यही डायरेक्टरी आपका कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अब इस फोल्डर में हम अपना एंगुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है ng, जो कि ng कमांड हमेशा होता है एंगुलर का कमांड, ng न्यू। तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और आपका प्रोजेक्ट का नेम, सपोज मैं प्रोजेक्ट का नेम देना चाहूँगा माई प्रोजेक्ट। तो ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बनाएगा एंगुलर का माई प्रोजेक्ट।
तो ये हमें अभी 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। एक होता है एंगुलर राउटिंग, तो ये वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो राउटिंग के थ्रू क्या होता है कि हम अपना यूआरएल में नेविगेट करके अपना पेज व्यू चेंज कर सकते हैं। तो जनरली हम एक कंटेंट पर तो स्टिक नहीं करेंगे, तो दूसरा कंटेंट भी यूज करेंगे चेंज करके, तो इसीलिए हम एंगुलर राउटिंग को इनेबल करेंगे, तो इसके लिए हम येस करेंगे। नेक्स्ट है व्हिच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। तो जनरली हम CSS यूज करते हैं, और अगर आप इसमें से और किसी में कंफर्टेबल हो तो उसको यूज कर सकते हो। तो CSS पे क्लिक करने के बाद ये हमारे लिए एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो पहले तो ये हमारे लिए ये कुछ डिफ़ॉल्ट जो एंगुलर का फाइल्स है वो हमारा फ़ोल्डर में क्रिएट कर लेगा। फिर ये और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। तो इधर अगर आप देखोगे जो फ़ोल्डर में हमने क्रिएट किया था, उधर ऑलरेडी माई प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर आ गया, और इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स भी आ गया होगा, और कुछ पैकेजेस एंगुलर अब इंस्टॉल कर रहा है। तो इधर आप देख सकते हो कि ये जो इंस्टॉलेशन पैकेज का जो टाइम है वो कभी-कभी किसी का सिस्टम में 2 से 5 मिनट हो जाता है, किसी का सिस्टम अगर स्लो है या एंगुलर को सपोर्ट नहीं करता है तो बहुत टाइम लगता है, कभी-कभी 30 मिनट्स के तक भी लग जाते हैं। तो आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको वेट करना है पेशेंस के साथ कि ये कब इंस्टॉल होगा। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो आप इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, तो इसको अभी हमको ओपन करना है कहाँ पर, विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो VS कोड पर ओपन करने के लिए हमें पहले उस फ़ोल्डर पे जाना पड़ेगा। तो अगर इधर आप देख सकते हो तो ये मेरा माई प्रोजेक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो जनरली हमको ओपन क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट है। तो उसके लिए हमें या तो इधर आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो CD माई प्रोजेक्ट, तो ये माई प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ गया। नहीं तो ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर आके फाइल एक्सप्लोरर में इधर डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। तो ये मेरा इस डायरेक्टरी पे आ गया। अब मुझे इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए सिंपली देना पड़ेगा कोड डॉट, तो ये इस डायरेक्टरी को ओपन करेगा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये मेरा VS कोड में मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये जितने भी सारे फाइल्स थे वो आ गए। तो इधर भी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा फाइल्स हमारे पास है। तो हम पहले देखते हैं कि ये सारे फाइल्स होता क्या है। सबसे पहले ये VS कोड फाइल, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का कुछ सेटिंग्स रखता है, ये हमारा काम का नहीं है। नेक्स्ट ये होता है नोड मॉड्यूल्स, इसमें एंगुलर नोड में रन होने के लिए जितने भी सारे पैकेजेस चाहिए वो स्टोर होता है। तो अगर आप अपना फोल्डर पे जाके इस मॉड्यूल को देखोगे तो ये अराउंड 200 MB का होगा। तो जनरली ये हमें हेल्प करता है कि क्रिएट करने के लिए एंगुलर प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फाइल है वो है SRC फोल्डर। इस SRC फोल्डर में जितने सारे कंटेंट्स हैं वो हमारे कोडिंग के लिए यूज होगा। नेक्स्ट बाकी जितने भी सारे हैं उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली ये एंगुलर जेसन हमें एंगुलर रन करने के लिए स्टोर करने के लिए जो जितने भी फाइल्स चाहिए वो स्टोर करता है। और पैकेज डॉट जेसन हम जितने भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं हमारा एंगुलर एप्लीकेशन में एक्सटर्नल पैकेजेस वो सब स्टोर करता है। जैसे कि ये डिपेंडेंसी में हमारा एंगुलर एप्लीकेशन कैसे रन होगा वो स्टोर करता है, और डेब डिपेंडेंसी में क्या स्टोर होता है, कौन सा पैकेज चाहिए हमारा एप्लीकेशन को बिल्ड होने के लिए। तो अगर आपको कुछ पैकेज चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपको उस पैकेज नहीं चाहिए तो आप इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आके उस पैकेज को डिलीट कर सकते हो। और रीडमी फाइल में हमारे पास आप एप्लीकेशन के बारे में लिख सकते हो। तो ये सारे
फाइल्स में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हमें मेनली चेंज कहाँ पर करना है, ये एसआरसी फोल्डर में। तो एसआरसी फोल्डर में आप देख सकते हो, एसआरसी फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फाइल्स हैं। तो एसआरसी फोल्डर का आप फोल्डर में जितने फाइल्स है, इसमें हम आपका कोडिंग रखते हैं। नेक्स्ट जो एसेट्स फोल्डर है, इसमें हम कुछ फाइल्स रखते हैं जो हमारा काम का है। जैसे कि सपोज हमारा एप्लीकेशन में एक इमेज चाहिए, उस इमेज को हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो उस इमेज को स्टोर करेंगे हम इस एसेट्स फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट इन्वायरमेंट्स, तो इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कौन सा इन्वायरमेंट में कैसे रन करेगा। तो अगर आप डेवलपमेंट में रन कर रहे हो तो वो कैसा रन करेगा, अगर आप प्रोडक्शन में रन कर रहे हो तो वो कैसा रन करेगा, इस फाइल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस इन्वायरमेंट फोल्डर्स में भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे एज ए बिगनर। नेक्स्ट ये आता है कि index.html, ये हमारा एप्लीकेशन का मेन HTML फाइल है। ये कॉल करता है बाकी सारे HTML फाइल को और यूज करता है। नेक्स्ट ये है main.ts, तो ये हमारा एप्लीकेशन का मेन टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसका एक मेन क्लास होता है। तो एंगुलर में हमारे लिए ये एक मेन क्लास है जो कि टाइपस्क्रिप्ट में है। नेक्स्ट है पोलीफिल्स, जो कि हमारा ब्राउजर में रन होने के लिए हेल्प करता है। और style.css, तो ये क्या करता है, ये हमारे एप्लीकेशन में इधर आप जो भी CSS स्क्रिप्ट लिखोगे वो पूरा एप्लीकेशन में इनहेरिट हो जाएगा। नेक्स्ट ये है test.ts, अगर आप अपना एप्लीकेशन में कुछ यूनिट टेस्टिंग करना चाहोगे तो उसका कोड इधर लिख सकते हो। तो ये था एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ये है कि हम एक्चुअली जो एप्लीकेशन का कोड है वो इस ऐप फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसमें ऑलरेडी ये 6 फाइल्स है। तो इसको देखने से पहले हम एक बार हमारा प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। इधर आपके पास टर्मिनल आ जाएगा, एक न्यू टर्मिनल। तो ये मेरे पास एक टर्मिनल ओपन हो गया जो बाय डिफ़ॉल्ट पावरशेल टर्मिनल है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी कमांड प्रॉम्प्ट या जो भी टर्मिनल आपको चाहिए। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो हम एंगुलर का कमांड लिख रहे थे, ng-new इधर लिख रहे थे, ng-new। तो ऐसे ही जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उसके लिए कमांड होता है ng-sharp। तो ये करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। तो जब आप पहली बार रन कर रहे हो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम देख लेते हैं कि ये ऐप फोल्डर में होता क्या है। तो ये पहला फाइल ये है कि आप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। तो ये हमारा इस फाइल में हम स्टोर करते हैं कि कौन सा राउट हम डालने से यूआरएल में ये कौन सा राउट में नेविगेट करेगा। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट इधर क्रिएट कर रहे थे तो इधर हमने ये दिया था, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, इसीलिए हमारे पास ये फाइल आ गया app.routing.module.ts। तो इसके थ्रू हम अपना एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि कौन सा राउट करने से कौन सा पेज में वो नेविगेट होगा। तो जब हम क्रिएट करेंगे एक राउटिंग तो देखेंगे इसको समझ में आएगा। और ये जो आप मॉड्यूल डॉट टीएस है ये हमारा मेन मॉड्यूल है। तो इसके अंदर हम स्टोर करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे, कितने सारे डायरेक्टिव यूज करेंगे, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आप कंपोनेंट वाला जो 4 फाइल है, इसमें आप कंपोनेंट का एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है और एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और एक specs.ts फाइल है। तो ये specs.ts फाइल जनरली यूनिट टेस्ट के लिए यूज होता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो इस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। बाकी 3 फाइल हमारे लिए मेन फाइल है, HTML, CSS और टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर हम अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, इधर लिखा हुआ है कंपाइल सक्सेसफुली, तो आप देख सकते हो एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग टू लोकल होस्ट 4200। तो अभी ये हमारा लोकल सिस्टम में लोकल होस्ट 4200 में रन हो रहा है। तो आप इसको रन कर सकते हो, इधर इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो सिंपली आप इस लिंक पे जाने से आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा इधर। तो ये लोकल होस्ट 4200 में रन हो रहा था, तो इसको हमने ओपन किया सिंपली। तो ये आ गया हमारा एंगुलर का डिफ़ॉल्ट पेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर का लिखा हुआ है।
तो ये जितने भी सारे इधर HTML पेज में दिख रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब इस आप कंपोनेंट डॉट HTML से आ रहा है। तो आप कंपोनेंट डॉट HTML में हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कोड लिखा हुआ है वह सब आ रहा है। तो इधर आप देख सकते हो, इधर एक नेविगेशन बार ऊपर में है और इधर कुछ कंटेंट है और सब में जनरली दूसरा स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। तो इधर आप कंपोनेंट डॉट HTML में अगर आप जाओगे तो इधर बहुत सारे कोड है जिसके थ्रू हमारा डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है और इधर आप देख सकते हो कि इधर CSS भी है। जो CSS हमारा किधर है? इधर स्टाइल स्क्रिप्ट के अंदर है। तो आप डायरेक्टली HTML फ़ोल्डर फाइल के अंदर स्टाइल स्क्रिप्ट देके स्टाइल टाइप देके CSS लिख सकते हो। नहीं तो इधर आप CSS में भी लिख सकते हो आपका CSS कोड और सिमिलरली HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग देके स्क्रिप्ट लिख सकते हो। नहीं तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल में आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो अगर हम इधर टाइप स्क्रिप्ट फाइल में देखेंगे क्या क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल में हमारे पास 3 कंपोनेंट है। पहले है सिलेक्टर। तो ये सिलेक्टर क्या होता है कि आप अपना इस कंपोनेंट को, ये जो कंपोनेंट है इसको जहाँ पर भी यूज करोगे तो इस सिलेक्टर को देना पड़ेगा ताकि उसको पता चलेगा कि हम ये आप कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट यूआरएल, कौन सा टेम्पलेट यूआरएल यूज कर रहे हैं? आप कंपोनेंट डॉट HTML जो कि हम इधर लिखा हुआ है। और कौन सा स्टाइल सेट यूज कर रहे हैं? आप कंपोनेंट डॉट CSS ये वाला। तो ये दोनों को कंबाइन करके टाइपस्क्रिप्ट बनाता है एक हमारे पास एक सिंपली पेज जो कि इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस सारे कंटेंट को डिलीट करके टेस्ट कर सकते हो। आपका कंटेंट ऐड करके सपोज मैं ये सारा कंटेंट को डिलीट कर दूंगा और कुछ ऐसा कंटेंट डालूंगा, माई ऐप इज रनिंग। तो सिंपली आप इस फाइल को जब सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइल एक बार फिर से हो जाएगा और एप्लीकेशन फिर से रन होगा, आपको दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। तो इधर मेरा कंटेंट चेंज होकर आ गया, माई ऐप इज रनिंग। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगुलर के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो जनरली एंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि 5 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है एंगुलर का, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कंपोनेंट। इट इज ए पार्ट ऑफ स्क्रीन व्यू कंटेनिंग टाइपस्क्रिप्ट क्लास, HTML कंपोनेंट एंड CSS स्टाइल। तो जब हम अपना एप्लीकेशन में ओपन कर रहे हैं तो ये एक पेज व्यू है। तो इस पेज व्यू में हम क्या कर सकते हैं? एक कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट क्या करेगा? पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सपोज हम जब पहली बार एक एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट एंगुलर का पेज आया था, उधर एक नेविगेशन बार आया था, उसके नीचे कुछ कंटेंट आया था। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंटेंट कंपोनेंट में। तो जैसे कंपोनेंट वार्ड सजेस्ट करता है कि ये एक पेज का एक छोटा सा कंपोनेंट है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक पेज में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो। तो एक पेज में हम सिंपली एक कंपोनेंट को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो कंपोनेंट जनरली वो करता है कि एक पेज का कुछ पार्ट्स डिफाइन करता है जो कि कंबाइन होता है क्या से? 3 फाइल से, HTML, CSS और TS। तो अगर हम अपना आप कंपोनेंट को देखेंगे तो ये भी एक कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट, लेकिन ये हमारे कोड का मेन कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट। तो ऐसे ही हम अपना कंपोनेंट बना के इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर आपका टर्मिनल ऑलरेडी रन हो रहा है तो इसको कंट्रोल C देने से फिर से आ जाएगा आपका टर्मिनल। इधर आप कंपोनेंट ऐड करने के लिए क्या कर सकते हो? ng generate और कंपोनेंट। तो हम जब कंपोनेंट बनाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आएगा? हमारा आप फोल्डर में आएगा। तो आप फोल्डर में ऑलरेडी हमारे पास 6 फाइल्स है, तो हम ज़्यादा फाइल्स तो ऐड नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं? सारे कंपोनेंट्स को एक न्यू फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं जिसका नेम है कंपोनेंट्स। तो जितने भी सारे कंपोनेंट्स ऐड करना है तो ऐसे ही कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ऐड करते हैं। तो इधर कंपोनेंट ऐड करने के लिए कमांड होता है ng generate component
और इधर कंपोनेंट का नेम देना चाहोगे। तो सपोज मेरा कंपोनेंट का नेम है फास्ट कंपोनेंट, तो मैं इसे सिंपली दूंगा फास्ट। तो ये हमारे लिए फास्ट कंपोनेंट बना देगा। लेकिन आपको इसको कहाँ डालना है, इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। तो इसीलिए आपको उससे पहले कंपोनेंट्स लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट/फास्ट। तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारा फास्ट कंपोनेंट ऐड कर लेगा। तो ये हमारे लिए 4 फाइल क्रिएट करके ऐड कर लिया। तो इधर आप देख सकते हो, अगर मैं कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सपेंड करूंगा तो सेम 4 फाइल्स ऐड कर लिया, HTML, CSS, टाइपस्क्रिप्ट और Spectre.ts। तो अगेन आप अगर इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल में देखोगे तो इसका टेम्पलेट URL में ये आ गया फास्ट कंपोनेंट डॉट HTML, और स्टाइल्स URL में ये CSS वाला फाइल आ गया। ये सबको मिला के हो गया हमारा कंपोनेंट। तो ऐसे ही अगर आप और कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड करना चाहोगे तो ऐड कर सकते हो। और इधर आप शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ng जनरेट के बदले आप ng-gc सिंपली लिख सकते हो। और सपोज और एक कंपोनेंट का नेम मैं दूंगा सेकेंड। तो ये मेरे लिए वही सेम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर और एक सेकेंड कंपोनेंट ऐड कर लेगा। और सपोज मैं और एक कंपोनेंट ऐड करना चाहूँगा जो कि होम, तो ये मेरे लिए एक होम कंपोनेंट ऐड कर लेगा। वही सेम फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास और 3 फोल्डर आ गए, फास्ट, होम और सेकेंड। तीनों के पास 4 फाइल्स है, इंडिविजुअल फाइल्स। तो ये 4 को मिला के हमारे पास बनता है एक कंपोनेंट। और जब भी आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हो उसको आपको मेंशन कहाँ करना पड़ता है, आप module.ts में। तो इधर आप module.ts में अगर जाओगे तो देखोगे डिक्लेरेशन में ये ऑलरेडी आ गया, हमने क्या क्या कंपोनेंट बनाए हैं। तो आप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट था, हमने फास्ट कंपोनेंट बनाया, सेकंड कंपोनेंट बनाया और होम कंपोनेंट बनाया। और इधर आप भी देख सकते हो अपडेट आप module.ts। तो ये चारों फाइल बनाने के बाद ये कंपोनेंट का नेम भी app.module.ts में ऐड हो जा रहा है। अगर किसी रीजन में आपके पास ये ऐड नहीं हुआ है आप module.ts में, तो इसको आप रजिस्टर करना पड़ेगा आप module.ts में, ताकि तब भी जाकर आपका कंपोनेंट रन होगा। और ये सारे हमने कर लिया। तो अब अगर इसको हम रीलोड करेंगे तो ये पेज एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने एक नया कंपोनेंट ऐड किया है। तो जब भी हम कुछ नया कंपोनेंट ऐड करते हैं तभी हम सिंपली पेज रिफ्रेश करके इसको यूज नहीं कर सकते। तब आपको रन, इसको क्लोज करके फिर से इसको रन करना पड़ता है। तो आप फिर से इसको रन कर सकते हो उस सेम कमांड में ng-sub। और जब हम ng-sub किए थे तो ये हमें बताया था कि लोकल होस्ट 4200 में ये रन हो रहा है, इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि डायरेक्ट ये ओपन हो जाए रन होने के बाद, तो इधर -o भी लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, हमारे एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करेगा और डायरेक्टली हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर में भी ओपन करेगा। तो इस तरह से आप कंपोनेंट बना के रन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक कंपोनेंट को यूज कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि यूज कैसे होता है कंपोनेंट। तो अगर हम अभी अपना जो मेन HTML फाइल है इधर जाएंगे तो हमारा एप्लीकेशन का मेन HTML फाइल क्या है, index.html। तो इधर मेरे पास कुछ कोड है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग में हमारे पास सिर्फ क्या है, एक आप रूट वाला टैग है। अगर हम आप कंपोनेंट डॉट टाइपस्क्रिप्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि इसका सिलेक्टर वही है, आप रूट। तो इस सिलेक्टर से पता चलता है कि हम इस index.html में बॉडी में सिर्फ अपना आप कंपोनेंट को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि उसका सिलेक्टर दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रन होके ओपन भी हो गया हमारा ब्राउजर में। तो इधर आप देख सकते हो कि index.html में ये आप रूट को कॉल कर रहे हैं जो सिलेक्टर है, इसीलिए हमारे पास आप कंपोनेंट में जो भी है, जो HTML है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से इस आप रूट सिलेक्टर को यूज करके आप बना सकते हो, उस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो। तो अभी हमने क्या
कंपोनेंट हमारे पास है फास्ट कंपोनेंट। तो सिंपली हम फास्ट कंपोनेंट में क्या करेंगे, फास्ट कंपोनेंट के HTML में क्या स्टोर है, फास्ट वर्क्स। तो इसके अगर डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, फास्ट कंपोनेंट का टाइपस्क्रिप्ट में इसका जो सिलेक्टर है उसको सिंपली कॉपी करेंगे और यूज कहाँ करेंगे, हमारा ऐप कंपोनेंट में। इधर हम एक टैग के अंदर उसको यूज करेंगे। तो सिंपली मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और सेव करते हैं इसको। तो अब मेरे जो एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट पेज है उसमें मेरा ऐप कंपोनेंट में जो कंटेंट था वो तो आ गया, और उसके साथ साथ ये फास्ट कंपोनेंट भी हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फास्ट वर्क्स ये भी आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंड और होम कंपोनेंट को भी ट्राई कर सकते हो, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट को यूज कर सकते हो उसका सिलेक्टर को यूज करके। तो सिंपली ऐसे ही अगर आप होम कंपोनेंट को यूज करना चाहोगे तो उसका टाइपस्क्रिप्ट में जाना, तो उसका जो सिलेक्टर है उसको यूज करना। तो ये था हमारा, ये कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। तो इधर आप देख सकते हो एक कंपोनेंट, पहले जब हम आप कंपोनेंट यूज कर रहे थे तो ये पूरा स्क्रीन हमारा कवर कर रहा था, लेकिन अब हम एक स्क्रीन में दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और फास्ट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग से आप अपना कंपोनेंट यूज कर सकते हो, कंपोनेंट में कुछ HTML लिख सकते हो, तो उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हो एक पेज बनाने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सर्विस। तो सर्विस क्या होता है, A service is a class that holds business logic data and reusable functionality। तो इधर हम जो कंपोनेंट बना रहे थे तो उसका टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हम क्या जनरली लिखते हैं कि इस पेज कैसे व्यू होगा, तो जनरली व्यू के बारे में लिखते हैं। तो इधर जब हम HTML और CSS लिखते हैं, ऐसे टाइपस्क्रिप्ट फाइल में क्या लिखेंगे कि इस पेज में अगर कुछ लॉजिक चाहिए तो उस पेज के लिए हम लिखेंगे। लेकिन सपोज आपका एप्लीकेशन में कुछ लॉजिक चाहिए, सपोज आपका एप्लीकेशन, एक एग्जांपल ले, तो सपोज आपका एप्लीकेशन एक बैकएंड API से कुछ डाटा फेच करता है, तो उसको आप कहाँ लिखोगे, तो उसको तो आप जनरली इधर नहीं लिखोगे कि कंपोनेंट कोई भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखोगे, तो उसको जनरली हम कहाँ लिखते हैं, सर्विस के अंदर। तो वो होता है सर्विस। तो सर्विस ऐसे ही हम बनाने के लिए, जैसे हम कंपोनेंट बनाने के लिए ng जनरेट कंपोनेंट कर रहे थे, ऐसे ही सर्विस बनाने के लिए ng जनरेट सर्विस या ng जनरेट एस, और इसको सर्विसेज फोल्डर्स के अंदर रखते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आप फोल्डर के अंदर रख सकते हो, आपका मर्जी। तो वैसे सर्विसेज, और इस सर्विस का नेम मैं सपोज दूंगा न्यू सर्विस। तो ये मेरे लिए एक सर्विस बना लगा सर्विसेज फोल्डर के अंदर। तो इधर हमारे पास सर्विसेज फोल्डर आ गया और इधर एक न्यू सर्विस आ गया और उसका एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल आ गया और एक spec.ts फाइल आ गया। तो ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हम क्या लिखते हैं, हम जनरली लिखते हैं ग्लोबल कोड। तो अगर आप इधर डेफिनेशन में जाओगे होल्ड्स बिजनेस लॉजिक, या तो आप कुछ लॉजिक एप्लीकेशन लॉजिक लिखना चाहोगे तो सर्विसेज के अंदर लिख सकते हो, या रीयूजेबल फंक्शनलिटी। तो इधर आप एक फंक्शन लिख के उसको एक से ज़्यादा कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो इधर कंपोनेंट में कुछ कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी ये न्यू सर्विस वाला क्लास है, ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है, तो आप इधर अपना फंक्शन लिख सकते हो। सपोज मेरा फंक्शन का नाम है गेट डाटा, और इधर मैंने कुछ डाटा फेच कर रहा हूँ अपना बैकएंड API से या कोई भी कहीं से, तो इसको आप इधर लिख सकते हो। और इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट में। तो आप जिस कंपोनेंट में चाहोगे इसको यूज कर सकते हो। तो सपोज इस गेट डाटा का मैं यूज करना चाहूँगा अपना फास्ट कंपोनेंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इधर सबसे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस सर्विस का एक मुझे सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो हम एक DI में हम जनरली क्या करते हैं, एक प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं और सर्विस का मैं सपोज नेम दूंगा माई न्यू सर्विस या कुछ ऐसा ही न्यू, एक सिंपल सा नेम दूंगा। और ये न्यू सर्विस कहाँ से आ रहा है, हमारा जो न्यू सर्विस बना हुआ है। तो सिंपली आप अगर इधर न्यू सर्विस टाइप करोगे
तो ये आपको सजेशन ये दे देगा कि ये वाला न्यू सर्विस है आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इसको इंक्लूड करने से हमारे पास ये न्यू सर्विस आ जाएगा हमारा लाइब्रेरी में। इनपुट न्यू सर्विस फ्रॉम सर्विसेज फोल्डर डॉट न्यू डॉट सर्विस। तो वहाँ से ये रेफर करके हमारे लिए एक न्यू सर्विस बना रहा है। तो ये जो प्राइवेट वेरिएबल हमने अभी बनाए हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, तो उसको यूज करके हम कॉल कर सकते हैं। तो इसको कॉल कहाँ करेंगे? इस ng on init फंक्शन में। तो इस ng on initialize फंक्शन क्या होता है? जब आप एक पेज को लोड करते हो, सपोज हमने इस पेज को लोड किया, तो ये आप पेज में जो भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जो भी इनिशियलाइजेशन फंक्शन था वो कॉल हो रहा है। तो जब भी आप इस सपोज इस फास्ट कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो, तो ये जो ng on initialize जो फाइल मेथड है वो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि आप जब भी इस पेज पे आओगे तो कुछ कोड आएगा, तो उसको आप लिख सकते हो कि ng initialize फंक्शन के अंदर। अगर आप चाहते हो कि और कुछ लॉजिक में और कुछ फंक्शन लिखना है तो आप इसके बाहर लिख सकते हो। तो सिंपली हम अब इस ng on initialize फोल्डर फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो हमको इस न्यू सर्विस को यूज करना है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसीलिए हम जनरली एंगुलर में क्या करते हैं, दिस डॉट वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो अगर ये लोकल वेरिएबल होता हम सिंपली न्यू सर्विस लिख सकते थे। तो ये दिस डॉट न्यू सर्विस डॉट और हमारा ये जो गेट डाटा वाला मेथड बनाया था सर्विस के अंदर, उसको कॉल कर सकते हैं। तो अब इसको कॉल करने से हमारे जो सर्विस है, इसमें जो ये न्यू सर्विस गेट डाटा वाला मेथड था, उसके अंदर जो कंटेंट था वो हमारा आ जाएगा। और वो कब रन होगा? जब हम इस पेज को लोड करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्विस को यूज करके हम रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने अभी एक नया सर्विस ऐड किया, तो हमें अपना एप्लीकेशन फिर से रन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है मॉड्यूल। Angular module is a container that groups components, directives and services। तो मॉड्यूल क्या करता है कि कुछ कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विसेज ये सब मिला के हमारे लिए क्या एंगुलर मॉड्यूल बनाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन में। तो अगर हम आप भी अपना कोड में देखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली इस ऐप फोल्डर के अंदर ये एक ऐप मॉड्यूल डॉट ts फाइल है। तो ये क्या करता है कि हमने अपना एप्लीकेशन में अभी जितने भी सारे चीज़ें यूज किया है, जितने सारे कंपोनेंट्स यूज किया है वो आ गया, जो भी हमारा एप्लीकेशन का मॉड्यूल यूज करें वो भी आ गया। ये सबको कंबाइन करके ये हमारे लिए एक डिफॉल्ट मॉड्यूल ऐड कर रहा है, जिसका नेम है ऐप मॉड्यूल डॉट ts। तो ये है। तो मॉड्यूल जनरल क्या करता है कि ये सारे को कंबाइन करके हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल क्रिएट करता है। तो इधर भी आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट में ये ब्राउजर मॉड्यूल है, एक ऐप राउटिंग मॉड्यूल है, ये हमारा क्या है, एंगुलर का डिफॉल्ट, एंगुलर का अपना लाइब्रेरी क्रिएटेड मॉड्यूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। और हमारा ये जो ऐप मॉड्यूल डॉट ts है, ये कौन सा मॉड्यूल है, ये हमने अपना एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये सारे मॉड्यूल को यूज करके और कंपोनेंट को यूज करके एक कंबाइंड मॉड्यूल बना सकते हैं। उस मॉड्यूल का हम प्रयोग होगा हमारा एप्लीकेशन में रन होने के लिए। तो अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ ही कोड है तो आप मॉड्यूल डॉट ts यूज कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने एक कंपोनेंट को छोड़ के बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी बनाए उसको यूज किया। तो अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। तो उसमें डिफाइन करना पड़ेगा उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हो, उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हो, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही मॉड्यूल है ऐप मॉड्यूल डॉट ts, जो जनरली क्या करता है कि एक कंटेनर होता है जो कि हमारा कंपोनेंट, डायरेक्टिव और सर्विसेज को ग्रुप करके एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाता है। तो ये था मॉड्यूल। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है डायरेक्टिव्स। A class that is used to modify structure, behavior and appearance of an element। तो डायरेक्टिव्स का कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टिव्स क्या होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते
सकते हैं, जैसे कि nzip। तो इसको यूज करके हम अपना एप्लीकेशन में इफ कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये एक डायरेक्टिव से जो कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टिव से। तो हम इस डायरेक्टिव को एक बार यूज करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो हम अभी अपना कहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर जाएंगे जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इधर हम इस डायरेक्टिव को यूज करेंगे। तो एक डिवीजन टैग लेंगे, इसके अंदर कुछ लिखेंगे ओके। तो इधर डबल कोट नहीं होगा, nzip इक्वल टू। तो इधर से हम सपोज हम लोग लिखेंगे ट्रू और इसको सेव करेंगे इस फाइल को। तो ये हमारे पास आ गया ओके। और अगर हम फॉल्स को यूज करेंगे सिंपली ऐसे ही, तो ये हमारे पास ओके टू हमारे पास पेज पे नहीं आएगा। तो इधर आपके पास सिर्फ ओके आ रहा है और ओके टू नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, nzip को यूज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स इंडिकेट करने के लिए। अगर कुछ आपको कुछ पेज में शो करना है तो आप ट्रू दे सकते हो, अगर पेज में शो नहीं करना है तो फॉल्स दे सकते हो। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इस ट्रू फॉल्स को ऐसे नहीं लिखते हैं। रादर हम क्या करते हैं, उसका एक बूलियन वेरिएबल इधर बनाते हैं अपना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और उसको यूज करते हैं इधर हम HTML में। तो सपोज आपका यूजर लॉगिन है तो उसको कुछ अलग व्यू दिखाएगा, और आपका यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको कुछ अलग व्यू दिखाएगा। तो उससे आप यूज कर सकते हो nzip वाला कमांड को। तो उस बूलियन वेरिएबल को ऐसे सेट करना टाइपस्क्रिप्ट में कि वो उसका अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, यूजर कब लॉगिन है और लॉगिन नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग आप इधर कुछ व्यू शो कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक एंगुलर डायरेक्टिव यूज करते हैं। तो ये एक बिल्ट इन डायरेक्टिव है nzip। तो इसको यूज करके आप कोई भी एलिमेंट, इधर इस div एलिमेंट के साथ हमने nzip यूज किया, तो कोई भी एलिमेंट के साथ आप यूज कर सकते हो। तो ये जैसे ही हमने nzip अब यूज किया, जैसे ही हम nzip फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर nzip फॉर क्या करेगा, एक फॉर लूप प्रोवाइड करेगा उस एलिमेंट में। ये जनरली कहाँ पर काम आता है, सपोज आपके पास एक टेबल है, तो टेबल में बहुत सारे रोज है, बहुत सारे कॉलम्स होता है। तो सबको तो हम td कमांड से नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए हम यूज करते हैं ng फॉर। तो ये क्या होता है, हमारे टेबल में इटरेट होकर सारा वैल्यूज दिखाते हैं। तो इस तरह से हम ng फॉर डायरेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। ng स्विच डायरेक्टिव जो स्विच के देता है, और ng क्लास डायरेक्टिव भी एक है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये क्या करता है कि ng क्लास एक क्लास को डिफाइन करता है। तो उस क्लास का अगर आप कुछ स्टाइल लिखना चाहोगे और उसका कुछ और फीचर्स लिखना चाहोगे, तो उस क्लास को एक नेम देके इस ng क्लास टैग यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, उस क्लास को एक नेम टैग देगा और उस नेम टैग का आप और कुछ लॉजिक भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, और ये सब बिल्ट इन डायरेक्टिव से। और आप कुछ यूजर डिफाइंड डायरेक्टिव्स भी एंगुलर में बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो ये था डायरेक्टिव्स। और हमारे पास और जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो है राउटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये राउटर इन एंगुलर इज यूज्ड फॉर नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट व्यूज और कंपोनेंट्स। इट एनेबल्स सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अभी हमने सिर्फ एक ही राउट में काम कर रहे हैं जो कि हमारा लोकल होस्ट 4200। अभी तक राउटिंग यूज नहीं किया है। तो राउटिंग को हम यूज कर सकते हैं। तो राउटिंग को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी आप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts फाइल है। तो क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था ये राउटिंग हमें चाहिए इस एप्लीकेशन में, तो ये फाइल हमारे पास आ गया है। तो इसको यूज करके आप अपना एप्लीकेशन में राउटिंग बना सकते हो। तो इधर हमारे पास एक
वेरिएबल है कांस्टेंट राउट्स, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में कौन सा राउट होगा। तो इधर आप यूज कर सकते हो कांस्टेंट राउट को। तो सिंपली क्या करना है, इधर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपका राउटिंग। तो इधर दो चीज़ें डिफाइन होते हैं, पाथ और कंपोनेंट। तो पाथ में हम क्या लिखते हैं कि हम यूआरएल पाथ में क्या देंगे ताकि हम एक दूसरा कर सकते हैं। सपोज मैं दूंगा यूआरएल में फास्ट, और जो सेकंड चीज़ है वो है कंपोनेंट। और तो ये कंपोनेंट क्या डिफाइन करता है कि ये कौन सा कंपोनेंट में जाएगा। तो अगर मैं इधर फास्ट टाइप करूंगा तो मेरा फास्ट कंपोनेंट का सजेशन आ गया। तो ये मेरे लिए पाथ डिफाइन कर लिया फास्ट। तो जब मैं फास्ट नेविगेट करूंगा यूआरएल में तो ये मेरा फास्ट कंपोनेंट में जो है वो डिफाइन करेगा। नेक्स्ट ये है कि इधर हम सेम सेकंड के लिए भी बना सकते हैं। तो सिंपली इसको चेंज करना सेकंड, और इधर हमने कंपोनेंट में भी सेकंड कंपोनेंट हम यूज करेंगे सेकंड पाथ के लिए। और सिमिलरली कमा दे के फिर से आप होम कंपोनेंट के लिए भी बना सकते हो। तो ये तीनों हो गया। तो अभी हम अगर यूआरएल में नेविगेट करेंगे इस पाथ को तो हमारे पास ये कंपोनेंट में जो है वो डिस्प्ले होगा। तो अभी तो ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमको इधर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब हम index.html पेज में गए थे तो वो हमारे लिए क्या डिफाइन किया था कि आप कंपोनेंट या आप रूट को यूज कर रहे थे, मतलब आप कंपोनेंट में हमने जो दिखाया है सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। अब हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करना है, वो क्या है कि हमारा राउटर में जो नेविगेट होगा वो भी डिस्प्ले करेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट। तो ये टैग यूज करने से हमारे पास हम जो भी राउटर प्रोवाइड किए हैं राउटर पाथ वो भी डिस्प्ले होगा। तो इसको एक बार सेव करके चेक करते हैं। तो ये हमारा पेज आ गया। तो हम नेविगेट करते हैं फास्ट पे। तो ये हमारा फास्ट कंपोनेंट में जो था आ गया। और अगर आप सेकंड पे ट्रैवल करोगे तो ये सेकंड वर्ड्स आ गया। जैसे इसे मैनली होम पे ट्रैवल करने से होम का आ गया। तो इस तरह से आप एक राउट डिफाइन करके उस राउट पे नेविगेट कर सकते हो और एक नया व्यू बना सकते हो। लेकिन इधर एक चीज़ मार्क करना, हम जो भी राउट पे जा रहे हैं, सपोज हम होम पे भी जा रहे हैं, हमारा आप कंपोनेंट में जितने भी सारे हैं वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप कंपोनेंट में हमारे पास ऑलरेडी ये तीन चीज़ें था, माई ऐप इज रनिंग और फास्ट कंपोनेंट को हमने इनहेरिट किया था और ओके था। ये सारा चीज़ें आ जा रहा है और होम कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट, और हमारा होम कंपोनेंट में जो था वो आ गया। तो हमारे पास जनरल क्या होता है कि ये जो आप कंपोनेंट में जो भी है वो आ जाता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, तो इस आप कंपोनेंट में हमारा जो भी है वो सबको हटा सकते हो, क्योंकि आप कंपोनेंट के अंदर जो भी आप लिखे हो वो सब कहाँ पर आ जाएगा, सारे कंपोनेंट्स में आ जाएगा। तो सिंपली आप इसको कॉट कर सकते हो, इस फाइल को सेव कर सकते हो। तो अगर इसको आप कहीं देना चाहोगे, सपोज आप अपना होम कंपोनेंट में वही सेम चीज़ रखना चाहोगे तो रख सकते हो। इधर होम वर्ड्स के बदले उस चीज़ें को रख सकते हो। मैं यहाँ पे रनिंग, तो ऐसे रख सकते हो। और आप कंपोनेंट में क्या रखना, आप कंपोनेंट में सिर्फ एक ही चीज़ रखना, वो है राउटर आउटलेट। तो इससे क्या होगा कि हमारे राउटर में जो भी हमने कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ है वो आएगा। तो अभी हमारे होम कंपोनेंट में सिर्फ आ गया माई ऐप इज रनिंग। और फास्ट कंपोनेंट में अगर जाएंगे तो सिर्फ फास्ट वर्ड्स आ गया, और जो हमने ओके जो एनजीप में यूज किया था। सेकंड कंपोनेंट में जाएंगे तो सिर्फ सेकंड वाला आ जाएगा। तो अभी हमारा तीनों कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं और नेविगेट हो रहा है।
तो अगर आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज करना है तो उसके लिए आपको एक पेरेंट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप HTML में दोनों 2 या 3 जितने भी कंपोनेंट चाहो वो लिख सकते हो। जैसे हमने बनाया था आप कंपोनेंट में एक कंपोनेंट से ज़्यादा कंपोनेंट रखा था, ऐसे ही सपोज आप अपना होम कंपोनेंट में रखना चाहोगे 2 कंपोनेंट, तो इधर उस कंपोनेंट का सिलेक्टर दे सकते हो, 2 या 3 जितने भी आप कंपोनेंट रखना चाहोगे रख सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो। और राउटिंग में और एक चीज़ है, इधर एक हम इधर एक चीज़ हो रहा है कि अगर आप इसको पूरा रिमूव कर लोगे लोकलहोस्ट 4200, इधर आपने कोई भी राउटर नेविगेट नहीं किया है, तो अभी आपके पास ये ब्राउज़र में आपका कुछ भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कंटेंट देता है आप कंपोनेंट में जो भी होना चाहिए। तो आप कंपोनेंट में क्या है हमारे पास सिर्फ राउटर आउटलेट है, तो इसीलिए हमारे पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? अगर हम आप कंपोनेंट में कुछ लिख रहे हैं तो ये सारा कंपोनेंट में आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, एक ब्लैंक पेज डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो जनरली ये जो लोकल होस्ट 4200 वाला साइट है उसको हम एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। सपोज मैं चाहूँगा कि जब मेरा ये लोकल होस्ट 4200 होगा, मतलब राउटर कहीं भी नेविगेट नहीं किया है, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट दिखाएगा। तो उसको आप सेट कर सकते हो आप राउटिंग मॉडल में। तो इधर अगर मैं आप राउटिंग मॉडल पे जाऊँगा तो सेम वही पाथ और कंपोनेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस बार हम कहाँ पर जाएंगे? एक ब्लैंक पाथ में। तो अगर मेरा पाथ में कुछ भी नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाएगा हमें? होम कंपोनेंट। तो इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा लोकल होस्ट 4200 में मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट दिखा रहा है। और अगर हम होम पे भी जाएंगे तो वही सेम कंपोनेंट दिखाएगा। और अगर फास्ट पे जाएंगे तो फास्ट कंपोनेंट दिखाएगा। तो इस तरह से हम राउटिंग को यूज़ करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को ट्रैवल कर सकते हैं और एक पेज बना सकते हैं। तो पेज एक कंपोनेंट से भी बनता है और एक से ज़्यादा कंपोनेंट में भी बनता है। तो ये था हमारा लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि है राउटर। तो इसको यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक एप्लीकेशन कैसे रन होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक index.html फाइल है जो मेन HTML है। इसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा इसका हेड में हम जनरली मेटा डाटा स्टोर करते हैं और बॉडी में हम स्टोर करते हैं क्या कंटेंट डिस्प्ले करेगा। तो बॉडी में हम सिंपली आप कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं जिसका सिलेक्टर है आप रूट, और आप कंपोनेंट में हम ये राउटर यूज करके चूज कर रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर यूज होगा। तो इस तरह से एक एंगुलर एप्लीकेशन होता है। आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके आपका एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हो। तो इतना ही था एंगुलर एप्लीकेशन। थैंक यू।